हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टार्ट किया था, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गिवन है। और उसमें हमने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक सिंपल कैश फ्लो, एक मल्टीपल कैश फ्लो। सिंपल कैश फ्लो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं इन सिंपल कैश फ्लो, वो हमने सीखा था। आज के क्लास में हम लोग पहले थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करना सीखेंगे इन सिंपल कैश फ्लो, और उसके बाद हम लोग मल्टीपल कैश फ्लो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करना इन सिंपल कैश फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रेजेंट वैल्यू। हमारे एमएमई बुक में प्रेजेंट वैल्यू पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है, चाहे वो सिंपल कैश फ्लो हो या फिर मल्टीपल कैश फ्लो हो, तो इस पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बेसिकली होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब, पिछले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास होता था और एन टाइम्स के बाद जो फ्यूचर वैल्यू ये हम लोग निकालते थे। इस बार हमें ये निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अब बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्यों फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो जैसा कि आपने बताया, और प्रेजेंट वैल्यू जब हमारे पास पता ही है कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, तो उसको फिर डिटरमाइन करने का क्या फ़ायदा। देखो लॉजिक कुछ और है। लॉजिक क्या है, मान के चलो कि मुझे ना 2 या 3 साल के बाद 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। 3 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपया का ज़रूरत है, और मुझे बैंक का रेट वगैरह पता है कि बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। और मान लेते हैं कोई एक प्राइवेट, अगर कोई है प्राइवेट आदमी जो कि लोन बेसिकली पैसा लेता हो और पैसा के बदले ब्याज देता हो, इंटरेस्ट देता हो, ये भी मुझे पता है। मतलब एक नॉर्मल जो कॉमन नॉलेज है बाहर का, वो मुझे पता है कि बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। और मुझे ना 3 साल के बाद 3 लाख रुपया चाहिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज मैं कितना इन्वेस्ट करूँ जिससे कि आने वाले कमिंग 3 साल में वो मेरा पैसा 3 लाख रुपया बन जाए। आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं जिससे कि 3 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपया मिले। दैट्स वाई हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, और भी लॉजिक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला मतलब फ्यूचर वैल्यू मतलब ये अमाउंट निकालते थे। फॉर्मूला यूज करते थे प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इनटू में 1 प्लस आर पे पावर एन, अगर आपको याद हो तो। और ये फॉर्मूला कंपाउंड एनुअली के लिए होता था, जहां पे एम की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है। यहां से अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालूं, तो क्या होगा, ए इंटू में 1 प्लस आर पे पावर माइनस एन। सिंपल है, इसको मैंने इस साइड ले आया बस, और जो बेसिकली रेसिप्रोकल में था उसको ऊपर कर लिया। मतलब जो डिवाइड में पार्ट था, डिनोमिनेटर का पार्ट को ऊपर ले आए, तो ऊपर ले आए तो ये एन माइनस हो गया, पावर मतलब पावर नेगेटिव हो गया। तो दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर कंपाउंडेड एनुअली दे रखा हो तो। और P इक्वल टू ए प्लस में 1 R/2 पे पावर -2n, ये किसके लिए बनेगा, ये जब कंपाउंड सेमी एनुअली हो। सो सिंपल। सिमिलरली P इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस R/4 पे पावर -4n, ये किसके लिए बनेगा, कंपाउंड क्वार्टरली के लिए। और सिमिलरली P इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस R/12 पे पावर -12n, कंपाउंड मंथली के लिए। और P इक्वल टू ए इंटू में E पे पावर -RN, लास्ट वाले को मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये किसके लिए होगा, कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली के लिए। सिंपल। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं बुकलेट का, जिससे कि आपको कहानी समझ में आएगा। वैसे और भी इसका रीजन है इसको सीखने का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूँ
कि मान के चलते हैं आपने आज एक लॉटरी जीता, ठीक है, आपने आज एक लॉटरी जीता। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक ऑप्शन ये, पहला ऑप्शन ए है कि आज आप मेरे से 10,000 रुपये ले लो। आपने 10,000 रुपये का लॉटरी जीता, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन कि आज आप मेरे से 10,000 रुपये ले लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज अगर आप मेरे से पैसा नहीं लेके 2 साल बाद पैसा लेते हो तो मैं आपको 18,000 रुपये दूंगा इसके बदले में, 18,000। अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालना नहीं जानता है, जिसने ये मैथमेटिक्स और फाइनेंस नहीं पढ़ा है, तो वो तो शायद वैल्यू पे चला जाएगा कि अरे 2 साल के बाद मुझे 18,000 मिलने वाला है, चलो मैं ऑप्शन 2 चूज करता हूँ, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम कैश फ्लो में किसी दो अमाउंट को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब वो दो अमाउंट हमें एट द टाइम पीरियड ऑफ, मतलब इसलिए बेसिकली पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गिवन हो, मतलब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे गिवन हो, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे गिवन हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिक्स और फाइनेंस की जानकारी है वो क्या करेगा, या तो 2 साल के बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेगा, 2 साल के बाद इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेगा, और इसको कंपेयर करेगा, या तो 18,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकाल लेगा और इसको कंपेयर करेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बुकलेट खोल लें। ओके, चैप्टर नंबर 10 है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर में सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹6,000 ड्यू इन 20 ईयर एट 5% कंपाउंड एनुअली। अच्छे से ध्यान से देखना, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है 20,000 का, 20,000 है ना, 20,000 रुपये ही है ना, सॉरी 6,000 का, 6,000 का अमाउंट है 6,000 का, और ईयर है 20 ईयर, ठीक है ना, ईयर है 20 ईयर। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,000 ड्यू इन 20 ईयर्स एट 5%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, और कंपाउंड एनुअली है, कंपाउंड एनुअली। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, P इंटू में A1 प्लस R पे पावर -n, एनुअली है तो -n, P इंटू में A का काम 6,000 कर रहा है यहाँ पे अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू 6,000 है, 1 प्लस 0.05 पे पावर -20, P इंटू में 6,000 1.05 पे पावर -20। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाता हूँ, आई होप आप कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे। देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1.0.5 पे पावर 20 ना। तो बच्चे दो काम करेंगे यहाँ पे, या तो इसको इस तरीके से लिखना तो सबको आता होगा, तो बच्चा क्या करेगा कि पहले ये निकाल लेगा 1.05 पे पावर 20 और उसको डिवाइड कर लेगा 1 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब थोड़ा सा काम बढ़ाएगा। हम लोग इसको यहीं पे इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 1.05 पे पावर 20 तो सॉल्व करना आता है ना, 1.05 पे पावर 20 हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये देखकर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 1.05 पे पावर 20 निकालते हैं। 1.05 पे पावर 20 कैसे निकालेंगे, 1.05 प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू स्क्वायर आ गया, और उसके बाद हम लोग इक्वल टू को टैप करते रहेंगे जब तक कि इस साइड में लेफ्ट के अपर में 21 ना दिख जाए। चलो 21 आ गया,
लेकिन ये क्या आया है, ये आया है 1.05 पे पावर 20 का। मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल करने के लिए जो आपको बटन यूज करने कैलकुलेटर में, वो डिवाइड का जो भी आपके पास वैल्यू आया है उसके बाद आप डिवाइड करोगे और इक्वल टू, डिवाइड और इक्वल टू। जैसे ही आपने डिवाइड के बटन के बाद इक्वल टू टैप किया तो वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 6000 से। तो जो वैल्यू आ रही है प्रिंसिपल अमाउंट 2261.33 कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो दोबारा एक बार चेक कर लो, मतलब दोबारा वीडियो को पीछे ले जाकर देख लो। इसके बाद मैं क्वेश्चन 13 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 ड्यू आफ्टर 3 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% कंपाउंड मंथली। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करो। 3 साल के बाद जो वैल्यू हुआ है वो 1000 हो चुकी है, 1000 3 ईयर में, 3 ईयर में जो फ्यूचर वैल्यू वो 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9% कंपाउंडेड मंथली, है ना। 1000 ड्यू टू आफ्टर 3 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a इंटू में 1 प्लस r/12 पे पावर -12n। ए कितना है 1000, 1 प्लस r 0.09/12 पे पावर -12 इंटू में 3, 1001 चेक कर ले, 0.09 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1.0075 पे पावर -36। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैंने आपको सिखाया है, तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है, हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 25,000 ड्यू आफ्टर 50 मंथ्स इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कोई बात नहीं, क्वेश्चन 15 में कितने साल के बाद हुआ है, 2500 है, 2500 है। और 15 मंथ को क्या मैं 15/12 लिख दूँ, ईयर में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, तो 15/12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है शायद, हाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू में 1 प्लस r/4, क्वार्टरली के लिए r/4 इंटू में 4 -4 और n के प्लेस पे 15/12। n इज नथिंग बट टाइम पीरियड, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है 15 मंथ। 15 मंथ को अगर ईयर में लिखना चाहे तो 15/12 ना, तो n के प्लेस पे 15/12। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू एक का काम कर रहा है 1000, 1 प्लस में r 0.08/4 पे पावर -5। प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 1000 1.02 पे पावर -5। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आपको आता होगा, कर लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 25 पर 1000। एक स्टेट में जो एनुअली इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन वो 25 पर 1000, मतलब बेसिकली अगर यहाँ से इंटरेस्ट इसमें देखा जाए ना तो 25 पर 1000, 25 पर 1000 जो कि आएगा 0.025। इसके बाद इस क्वेश्चन में बोला कि द प्रेजेंट नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स इज 262,400। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर टाइम्स, व्हाट वाज इट 1 ईयर एगो। बोला अगर प्रेजेंट में, अगर ये प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट में अगर पॉपुलेशन है कितना है 2,62,400। प्रेजेंट में अगर पॉपुलेशन है 2,62,400 और इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
ये रेट बेसिकली बताया आपको, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज मत समझ लेना, यहाँ पे बेसिकली आपको रेट बताया है, ये सब रेट ही तो है ना। तो रेट बताया कि इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इस टाइम में अगर पॉपुलेशन 2,62,400 है तो बताओ कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा और 1 साल पहले पॉपुलेशन कितना रहा होगा। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन के लिए मतलब आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन, मतलब आफ्टर 3 ईयर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इंग्लिश में लिख लेना जो इंग्लिश आपको लिखना है, के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू ना। तो फ्यूचर वैल्यू मतलब हम यहाँ अगर यहाँ पे है और यहाँ से मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मेरे लिए क्या काम करेगा 2,62400 इंटू में 1, और एक चीज़ देख ले रेट क्या दे रखा है, एनुअल इंक्रीजेज, अच्छा एनुअल इंक्रीजेज दे रखा है, प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 0.025 पे पावर 3। तो यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेगा तो। और अगर मुझे ये चाहिए बिफोर 1 ईयर एगो, बिफोर 1 ईयर एगो मैंने यहाँ लिखा है, सॉरी राइटिंग के लिए प्लीज। तो इसके पीछे ये चाहिए मुझे, तो इसके यहाँ पे इसके लिए ये मेरा अमाउंट का काम करेगा और मुझे प्रिंसिपल चाहिए। तो इस बार जो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू जो भी सोचो, तो वो आएगी ये काम करेगा अमाउंट का। तो 2,62400 इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.025 पे पावर -1, क्योंकि हम पीछे निकाल रहे हैं जो अभी इन सब में कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। बाद मैं क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला मिस्टर एक्स लेफ्ट 50,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज 2 डॉटर दिव्या एंड नेहा। मिस्टर एक्स थे जो कि 50,000 रुपये छोड़ के चले गए और ये दिव्या और नेहा के बीच में डिवाइड होगा। दिव्या शेयर वेयर टू अमाउंट टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर एंड शेयर लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। दिव्या का जो शेयर था अमाउंट का टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर एंड द नेहा शेयर वाज टू अमाउंट एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। क्या खतरनाक इंग्लिश लिखा हुआ है यार। If the rate of interest is 6% compounded annually, find the amount, also find the share of each. Okay. देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 17 में मिस्टर एक्स है जिनके पास 50,000 रुपये था, 50,000 रुपये छोड़ के ये चले गए। अब कहाँ चले गए ये मेंशन नहीं है और ये मुझे चाहिए भी नहीं। ये 50,000 डिवाइड होगा इनके बीच में, एक तो दिव्या के बीच में और एक नेहा के बीच में। अगर दिव्या को इस 50,000 का एक्स अमाउंट मिलता है तो नेहा को ऑब्वियसली 50,000 माइनस एक्स अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इन दोनों ने ना इन्वेस्ट कर दिया पैसा कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। क्वेश्चन में बोला है कि जो भी दिव्या ने इन्वेस्ट किया है ना एक्स, उसका 5 साल में जो अमाउंट हुआ, 5 साल के बाद जो भी अमाउंट मिला, और जो नेहा ने इन्वेस्ट किया था मतलब 50,000 माइनस एक्स, और इसका जो 7 साल के बाद अमाउंट हुआ, ये दोनों इक्वल है। तो एक बात तो जाहिर हो गई कि इनके डिवीजन में दिव्या को ज़्यादा पैसा मिला होगा, इसलिए दिव्या का जो पैसा था वो 5 साल में जितना हुआ उतने के बराबर के लिए नेहा के पैसा को 7 साल तक रखना पड़ा, 7 ईयर तक रखना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है जहाँ पे आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है और दोनों का प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, मतलब हर एक चीज़ फाइंड आउट करना है यहाँ पे, मतलब ये अमाउंट भी। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो इसके लिए ये और ये इक्वल है, गिवन है। ये कैसे निकलता, तो यहाँ से अमाउंट निकलता x इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, देख ले क्या दे रखा है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6% कंपाउंड एनुअली, तो 6% मतलब 0.06 पे पावर n, तो यहाँ पे n का काम करेगा 5 और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा 50,000 माइनस x इंटू में 1 प्लस 0.06 पे पावर 7, क्योंकि 7 साल के बाद जो हुआ और इसका 5 साल में, ये दोनों बराबर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और यू कैन से 0.06। अब ये दोनों बराबर है, अब इससे आप इसको सॉल्व आई थिंक कर लोगे। देखो यार, यहाँ से ये बता रखा है कि x 1.06 पे पावर 5 इक्वल है किसके 50,000 माइनस x 1.06 पे पावर 7 के। थोड़ा सा घुमाया फिराया जाए तो x इज़ नथिंग बट 50,000 माइनस x 1.06 पे पावर 2 आ जाएगा, ये इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर निकाल लेना कैलकुलेटर पर से, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर लेना और यहाँ पे भी पुट कर लेना, तो मतलब दिव्या को कितना मिला था वो आ जाएगा और इसको का क्या मिला था वो आ जाएगा। और अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे x पुट कर देना तो अमाउंट भी आ जाएगा। तो बाकी जो भी इसमें पूछा इन्फॉर्मेशन वो आपके यहाँ से मिल जाएगा। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मल्टीपल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो, इसको एन्युटी भी बोला जाता है, एन्युटी, ठीक है। लेकिन आपके बुक में आप ज़्यादा वर्ड इसको यूज मत करना एन्युटी का, आप मल्टीपल कैश फ्लो ही समझना, क्योंकि आपके बुक में एन्युटी गिवन नहीं है। लेकिन फिर भी एक डेप्थ नॉलेज के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, एक ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी ड्यू। दोनों क्या है अभी मैं समझाता हूं। इसका मतलब होता है व्हेन पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ each interval, at the end of each interval or you can say each period, ठीक है। और इसका मतलब होता है when payment made at the beginning of each इंटरवल, ठीक है। ध्यान से समझना। लेट अस सपोज, इसमें कहानी क्या है कि अगर आपने आज कोई पॉलिसी बनाई है, अगर आपने आज कोई पॉलिसी ली है, तो इसका जो पेमेंट करोगे आप नेक्स्ट इंटरवल से करोगे। ये लेट अस सपोज इंटरवल है, तो इसका पेमेंट आप नेक्स्ट इंटरवल से करोगे। लेट अस सपोज आप पेमेंट ये एक्स कर रहे हो पेमेंट, ठीक है। आज आपने पॉलिसी बनाई लेकिन पेमेंट बेसिकली नेक्स्ट इंटरवल से कर रहे हो। मतलब एक एग्जांपल से अगर देखा जाए तो जैसे मान लो आप कुछ ईएमआई पे खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, टीवी खरीदते हो। जैसे आपने टीवी खरीदा लोन के ऊपर, तो आप टीवी ले लिए। अब जो टीवी का जो ईएमआई आप भरोगे वो तो नेक्स्ट इंटरवल में भरोगे या नेक्स्ट मंथ भरोगे या नेक्स्ट ईयर, जिस तरीके से है। उसी टाइम टीवी लेने के टाइम ऐसा तो नहीं है ना कि दुकानदार आपको बोलेगा इंटरेस्ट भरो पहले इसका, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ से भरोगे। और टीवी लेते टाइम जो हम पैसा देते हैं ना, मतलब कुछ अमाउंट जो देते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, उसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो अगर मैं कोई चीज़ लोन पे ले रहा हूँ, फ़ोन ले रहा हूँ, टीवी ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, तो उसका जो इंटरेस्ट के साथ जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भरूंगा, जो ईएमआई भरूंगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में भरूंगा। चाहे वो नेक्स्ट इंटरवल हो सकता है मंथ का हो, ईयर का हो, 6 मंथ का हो, कुछ भी हो सकता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल ऑर्डिनरी एन्युइटी। ठीक है, ओके। यहां पे जो ये एन है ना, ये एन बेसिकली नंबर ऑफ इंटरवल है, नंबर ऑफ इंटरवल। जैसे कि सिंपल कैश फ्लो में एन नंबर ऑफ टाइम्स होता था, कितना 5 साल है तो एन को हम 5 ईयर मानते थे, याद करो। तो यहाँ पे एन को हम ईयर ना मान के नंबर ऑफ इंटरवल मानेंगे, नंबर ऑफ इंटरवल, कितने इंटरवल में हम पेमेंट कर रहे हैं। एन्युटी ड्यू का मतलब होता है कि जब हम पेमेंट, आज हमने कोई चीज लिया, ठीक है, और आज हमने कोई चीज लिया और हम आज ही से पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि प्रीमियम वगैरह हम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, तो आज अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस किया या आज हमने कोई गाड़ी खरीदी और उसकी प्रीमियम हमने करवाया है, या कहीं गाड़ी कहीं ठुक जाए तो फिर मैं उसको वापस क्लेम कर सकूं, तो वो आपको जिस टाइम आप प्रीमियम कर रहे हो, मतलब जिस टाइम में आप ले रहे हो पॉलिसी, उसी टाइम आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, उसी टाइम पे प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आज प्रीमियम करवा लिया, सॉरी आज पॉलिसी ले लिया आपने, ठीक है, इसके बीच में पहला इंस्टॉलमेंट देने से पहले आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप किसको क्लेम करने जाओगे? आपको कंपनी बोलेगी आपने तो कुछ पेमेंट ही अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रीमियम मतलब बिगिनिंग से ही स्टार्ट होता है, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट पहले करना होता है। ठीक है, तो प्रीमियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो होता है, जब इंश्योरेंस हम लोग बनाते हैं, कितना भी साल के बनाए, फिर उसका जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली या ईयरली, लेकिन जो फर्स्ट पेमेंट होता है वो बिगिनिंग में ही होता है। क्योंकि आज आपने इंश्योरेंस, मान लो इस टाइम पे आपने इंश्योरेंस बना लिया, और अगर आप पहला पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो और इसी के बीच में लुढ़क गए, मतलब ख़त्म हो गए, तो फिर ये क्लेम कैसे आपको देगी? ठीक है ना, तो ये आपको पहले बिगिनिंग में देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी एन्युटी के बीच में और एन्युटी ड्यू के बीच में। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी, इसका ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, चलो इसको भी रफ कर लिया जाए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, यहां पे जो इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से नहीं डिनोट करके आई से डिनोट करते हैं, जिसको आप आर बाय एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेयर एम क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर आप ईयरली की बात कर रहे हो तो एम की वैल्यू 1 होगा, तो आई इक्वल टू आर। आप अगर हाफ ईयरली बात कर रहे हो तो ये आर बाय 2 हो जाएगा, एम की वैल्यू मतलब 2 हो जाएगी। चलो ध्यान से समझना, ठीक है, बेसिक से। आज आपने कुछ पॉलिसी वगैरह कुछ भी लिया, पॉलिसी बनाया, कुछ भी किया, और आपको नेक्स्ट इंटरवल से पेमेंट करने हैं, और ये जो पेमेंट होगा ये इक्वल होगा। ये जो पेमेंट हम करेंगे ना, ये इक्वल पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये समझ के चलना, ये अज्यूम करके चलना है। ठीक है, ये पेमेंट जो होंगे ये इक्वल होंगे, n-1 n टाइम्स तक। ठीक है, आपने ये पेमेंट की है, और आप ये जानना चाहते हो कि आपको फाइनल में टोटल मिला के कितना अमाउंट मिलेगा। आप बैंक में आज गए, बैंक में आपने एक पॉलिसी लिया और बैंक वालों को बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ से इसमें इतना इतना अमाउंट पे करूंगा, भरूंगा। ठीक है ना, जो भी एक्स कोई भी अमाउंट है कि इतना इतना अमाउंट मैं नेक्स्ट मंथ से हर एक मंथ भरूंगा, और आप ये जानना चाहते हो कि इतना टाइम में आपको टोटल अमाउंट लास्ट में कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट लास्ट में कितना मिलेगा। पहली बात ये
ये तो मुझे पता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक के द्वारा मिलेगा मुझे, वो तो हमेशा सेम रहेगा। इंटरेस्ट रेट तो गिवन है, वो सेम रहेगा। लेकिन हर एक अमाउंट पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक अमाउंट का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। यहाँ पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा इस अमाउंट का वो इतना, मतलब इस अमाउंट का एक अलग टाइम पीरियड में पेमेंट है, इसका एक अलग टाइम पीरियड में पेमेंट है। तो मतलब मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो तो डिफरेंट होगा ना। क्योंकि पहले मंथ में तो बस अगर इतना मैं बात करूँ, पहले मंथ में अगर मंथली अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या फिर ईयरली लेके चलो, अगर ईयरली आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हर एक ईयर में आप पैसा पेमेंट कर रहे हो, तो पहले ईयर में तो आपको जो, अगर मान लो यहाँ पे दूसरे साल पे आप आते हो, तो पहले ईयर में बस इस अमाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको। फिर दूसरे ईयर में आओगे तो आपने दूसरा पेमेंट किया, और तीसरे ईयर में इसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो मिलने वाला इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि आपका पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे हुआ है। समझ में आ गया? इंटरेस्ट रेट भले ही सेम है, लेकिन मिलने वाला इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। अब देखो ये मैंने कैसे निकालता हूँ। इस पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान से देखना, इस पे इस अमाउंट का जो मेरा फ्यूचर अमाउंट वैल्यू होगा, जो इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट होगा, वो क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू कैसे हम निकालते हैं? समझ में नहीं आया ना? अभी देखो, अभी समझ में आएगा। कहां पे समझाऊं? यहां देखो, आज आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया, यहां पे आप देखना चाहते हो कि आपकी अमाउंट कितना हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? P इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस आर पे पावर n। सो सिंपल। लेकिन आपने प्रिंसिपल अमाउंट आज इस यहां पे किया है, यहां पे नहीं किया है, तो इस बार कैसे निकालोगे? सॉरी, ये उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे P होगा। तो इस बार आपका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा? A इक्वल टू में P 1 प्लस आर, इतना n था, यहां से लेके यहां तक n था, तो इतना क्या होगा? n माइनस 1। अगर ये पूरा n था तो ये क्या होगा? n माइनस 1 ना। ठीक है। A इक्वल टू P इंटू में 1 प्लस आर, 1 प्लस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को I लिखते हैं, तो मैंने I लिख दिया n माइनस 1। और ये जो P है, ये P इज नथिंग बट, यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये x है, तो P के प्लेस पे मैंने x लिख दिया, 1 प्लस आई n माइनस 1। ये पूरा मेरा n है, तो इतना मेरा क्या है? n माइनस 1। जीरो से लेके यहाँ तक मेरा अगर n है, तो 1 से लेके यहाँ तक n माइनस 1 ही तो है ना। तो मुझे इसका जो मिलने वाला फ्यूचर वैल्यू होगा वो ये होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये समझ में आ गया तो, और आ ही गया होगा यार, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसका जो मिलने वाला फ्यूचर वैल्यू होगा क्या होगा? x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 2। ठीक है। इसका जो मिलने वाला फ्यूचर वैल्यू होगा वो क्या होगा? x प्लस में 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 3। यहां से जो मिलने वाला फ्यूचर वैल्यू होगा वो क्या होगा? x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 माइनस 1। इस पे मिलने वाला n माइनस 3, यहाँ पे मिलने वाला, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिखो, n माइनस में n माइनस 1, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, और इसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो n माइनस में n माइनस 1, और ये n कट जाएगा, बचेगा बस 1। ध्यान से देख लो, यहाँ पे मिलने वाला तो n में से 1 गया, इस पे मिलने वाला n में से 2 गया, इस पे मिलने वाला n में से 3 गया, तो n माइनस 1 पे मिलने वाला तो n में से n माइनस 1 जाएगा, n चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बेसिकली इसकी पावर पे 1 बचेगा। सो सिंपल। और यहाँ पे जो मिलेगा वो तो x ही मिलेगा, क्योंकि आप n टाइप पे जमा करोगे और n टाइम पे निकालोगे, तो इंटरेस्ट किस बात की? यहीं पे जमा किया आपने, यहीं पे निकालो, तो इंटरेस्ट किस बात की? जो अमाउंट है आपको, वही अमाउंट आपको मिलेगा। समझ में आ गया? तो अगर आप, मैं रेड मार्कर से थोड़ा सा इसको शो कर दूं, इन सब को ऐड करोगे तो इन सब का जो मिलने वाला अमाउंट है वो आपको मिलेगा।
इसकी फ्यूचर वैल्यू आपने अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, बाकी सब जो भी आएगा सबका अलग अलग आपने निकाला, एंड तक निकाल लिया, और सबको जब ऐड करोगे तो इन सब का आपके पास मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा हमारे पास, x प्लस में x इंटू 1 प्लस आई पे पावर 1 प्लस में x इंटू 1 प्लस आई पे पावर 2 प्लस डॉट 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 x प्लस x इंटू में 1 प्लस आई पे पावर n। ठीक है, और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे ना, ये एक जीपी बन रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे a फर्स्ट टर्म मेरा x है, कॉमन रेशियो को कैपिटल R से डिनोट करते हैं क्योंकि स्मॉल r हो सकता है इंटरेस्ट रेट में मिस हो जाए आपसे, तो कॉमन रेशियो को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया, तो कैपिटल कॉमन रेशियो काम कर रहा है 1 प्लस आई। देख लो, एक का काम x और कॉमन रेशियो काम 1 प्लस आई, और एक ये जीपी बन रहा है। और जीपी में आप सभी को पता है, तो यहाँ से जो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशियो मतलब आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा क्लास 11 का ये पार्ट है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या है x, फर्स्ट टर्म क्या है x है ना, इनटू में r पे पावर n मतलब 1 प्लस आई पे पावर n, 1 प्लस आई पावर n, और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये n माइनस 1 है क्योंकि लास्ट देखो n माइनस 1 ही है ना, इन्हीं सबको मैंने ऐड किया, 1x पहले x फिर 1, फिर इसके बाद बीच में कहीं ना कहीं 2 आता, फिर 3 आता, 4 आता, इस तरीके से चलता आता, फिर लास्ट में n माइनस 3, n माइनस 2, फिर n माइनस 1 आता, तो लास्ट का वर्ड n माइनस 1 आया। ठीक है, और यहाँ पे n क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहां से लेके यहां तक की टर्म क्या है n माइनस 1, और एक एक्स्ट्रा टर्म है, इसको ऐड करोगे तो n आ जाएगा। बाकी जीपी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई माइनस 1, 1 प्लस आई माइनस 1, सिंपल है। यहां से ये 1 और ये 1 कट जाएगा, और फाइनली इसको देख के मैं यहां पे लिख रहा हूं, फाइनली जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास आएगा वो आएगा x 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 बटे आई। तो ये आपके लिए फॉर्मूला बनेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का क्या मतलब है यार, चीज़ों को समझो बस। इतना एक्सप्लेन करने का मेन मोटिव मेरा ये है कि आप हर एक पॉइंट को समझो, और एक्चुअली में मैं बताऊँ ना तो जो जितना ठो पार्ट आपके हेमंड में गिवन है वो बस एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो हेमंड में आपके पास गिवन है ना, वो मैं अच्छे से आया ही नहीं पढ़ाने के लिए, सच में बताऊँ तो, क्योंकि हेमंड में आपके पास प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है, सिंगल कैश फ्लो का मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मल्टीपल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना भी सिखाना बाकी है, क्योंकि मल्टीपल कैश फ्लो का भी हम फ्यूचर वैल्यू ही सीख रहे हैं, और आपके सिलेबस में बस प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, चाहे सिंगल कैश फ्लो हो या मल्टीपल कैश फ्लो हो। तो जब तक आप पूरा बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो फिर रिलेट कैसे कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, मल्टीपल कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है, जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाओगे, ये फॉर्मूला कैसे बना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस पेपर में दिखाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए फॉर्मूला आ गया। बाकी क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, पहले आप इसको नोट कीजिए। देखो, मैंने क्वेश्चन एक बुकलेट पे लिखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेबल 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल 10 ईयर एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड एनुअली। कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर देखना है इसका। एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम पे कर रहे हैं,
कब तक कर रहे हैं? तो 10 ईयर तक। कितना पे कर रहे हैं? तो 5000 हर बार, 5000 5000 5000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6000, सॉरी 1000 कर रहे हैं ना, 1000 पेएबल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। यहां से जो मिलने वाला मेरा फ्यूचर वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1000 इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.06 पे पावर कितना होगा? n-1। तो 10 - 1 9। ये टोटल 10 है, लेकिन इतना तो 9 ही है ना, तो 10 - 1 9। यहां से मिलने वाला क्या होगा? 1000 इंटू में 1 प्लस 0.06 पे पावर 8। सिमिलरली यहां से मिलने वाला क्या होगा? 1000 ही होगा। तो अगर देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू इन सब का एडिशन वो क्या होगा? 1000 प्लस में अगर बीच में अगर n-1 9 लेके चले तो यहां से मिलने वाला क्या होगा? 1000 इंटू में 1 प्लस 0.06 पे पावर 10 - 9 1 आ जाएगा। तो 10,000 के बाद 10,000 1.06 पे पावर 1, तो लिख देते पावर 1 प्लस में 10,000 प्लस में डॉट डॉट लोग लिख लो 10,000 1.06 पे पावर 9। सो सिंपल। आपको ये शो करना था, आपने शो कर लिया। और ये जीपी बन रहा है जिसमें ए का काम कर रहा है 10,000, आर का काम क्या कर रहा है? 1.06 कॉमन रेशियो। फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते थे। अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 1.06 माइनस 1 होल, सॉरी ठीक है ना, कॉमन रेशियो ठीक है। 1.06 माइनस 1 कॉमन रेशियो, क्योंकि 1.06 है, 1 प्लस में लिखते थे हम लोग 1 प्लस आई, तो आई क्या 0.06, तो 1 प्लस आई 1.06, और 1.06 पे पावर भी लिखते हैं ना हम लोग, पावर एन मतलब 10 माइनस 1। ये मिस्टेक हो रहा था। फॉर्मूला याद करो, अभी हमने लिखाया था फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का x, तो 1 प्लस आई पे पावर n माइनस 1 बटे आई ना। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो 1.06 पावर 10 माइनस 1 बटे आई मतलब 0. आई, हाँ आई है, तो 0.06। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप इसको 1 माइनस 0.06 लिख सकते हो। सॉरी 1.06 माइनस 1, क्योंकि नीचे में था ना 1 प्लस आई माइनस 1, तो 1 प्लस आई माइनस 1। मतलब मैं आपको ना मैच करवाना चाहता हूँ पिछले वाले फॉर्मूला से, जैसे जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब बाकी इसको सॉल्व करना है। इसकी पावर 10 आपको निकालने आती है, माइनस 1 तो कर ही लोगे, और यहाँ से 0.0 मतलब जो नॉर्मल सॉल्यूशन है जो आपसे हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर सेम क्वेश्चन में अगर एंड ऑफ ईच ईयर ना होके एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता तो कि मतलब हम एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 1000 पे कर रहे हैं, तो क्या होता? क्वेश्चन सब सेम होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अगर ईच क्वार्टर होता तो, ईच क्वार्टर होता तो पहला पेमेंट हम करते 3/12, दूसरा करते 6/12, तीसरा करते 9/12, चौथा करते 1, मतलब इस तरीके से। और कब तक करते? जब तक कि ये कितना साल के लिए है, 10 या 10 ईयर ना पुर जाए। मतलब यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000, टिल ये ना पुर जाए। ठीक है। अच्छा, अगर इंटरवल वाइज देखा जाए, अगर मैं इसको इंटरवल में सेट करूं, इंटरवल में, तो अगर मैं एक साल में अगर क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो एक साल में मैं 4 बार पेमेंट कर रहा हूं। तो अगर मैं एक साल में 4 बार पेमेंट कर रहा हूं तो 10 साल में कितनी बार पेमेंट करूंगा? 40 बार।
1 2 3 4 कितनी बार करूँगा? 40 बार करूँगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हम 40 बार 1000 रुपये पे करेंगे। टिल यहाँ तक ऐसे लिखो या इंटरवल में सेट करके लिखो। इसके लिए मैंने आपको बोला कि n यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरवल है, तो यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? अब मैं इसके लिए जब फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा तो वो होगा 1000 इंटू में 1.06 पे पावर n माइनस 1, 40 माइनस 1 39, 1.06 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 1 प्लस 0.06 आप लिख सकते थे। और इंटरेस्ट रेट तो अभी भी क्या है, 6% कंपाउंड एनुअली ही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से आ जाता आपके पास 1000 1.06 पे पावर 38, और यहाँ से आ जाता 1000, और जो फ्यूचर वैल्यू निकलता वो क्या निकलता? फ्यूचर वैल्यू होता 1000 प्लस में 1000 1.06 पे पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1000 1.06 पे पावर 39, 06 पावर 39। तो और फाइनली आप इसको यहाँ पे ए का काम कर रहा है 1000 और आर का काम कर रहा है 1.06, कॉमन रेशियो का काम 1.06, और जो फाइनली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बनता वो क्या बनता? 1000 1.06 पे पावर 40 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिख लो क्या 1.06 माइनस 1, पूरा प्रॉपर तरीके से ये इसका आंसर होता। समझ में आ गया? और सेम क्वेश्चन में इसका आंसर हो गया ना, ये आता, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन में अगर इच क्वार्टर तो लिख दिया है, साथ साथ कंपाउंडली क्वार्टर भी लिख देता तो, कंपाउंडली क्वार्टर भी लिख देता तो क्या करते? सिंपल है यार, इसको फिर हम r/4 कर देते, मतलब 0.06 को डिवाइडेड बाय 4 कर देते, 0.015 आ जाता, ठीक है ना, यही आता 0.015 आ जाता। तो यहाँ पे मेरे पास अब इंटरेस्ट का काम 0.015 करता, तो ये बस चेंज क्या होता, तो यहाँ से 1.06 है ना, तो ये 1.06 ना रह के 1.0015 पे पावर 39 होता, मतलब ये सब पार्ट चेंज होता। 1.0015 यहाँ से इंटरेस्ट रेट 1.0015, मतलब 1 प्लस भी हो रहा है ऐड, मतलब इंटरेस्ट रेट बस आपका चेंज हुआ, बाकी सब सेम रहता। और फाइनल आंसर में आप यहाँ पे 1.06 यूज ना करके 1.0015 यूज करते हैं, यहाँ पे भी 1.0015। आई होप आपको अब इन तीनों में से, इसको भी ठीक कर ले, 3 अलग अलग कैटेगरी में आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिया, तो एक नेचुरल आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। यही अगर हाफ ईयरली होता तो r/2 कर देते, ठीक है ना, मंथली होता तो r/12 कर देते। यहीं पे यहाँ पे इच हाफ ईयर होता तो हाफ ईयर में मतलब हम तब निकालते 1 साल में 2 बार, तो 10 साल में 20 बार, तो इंटरवल मेरा 20 हो जाता। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं बुकलेट। इसके बाद मैं बुकलेट में ना एक क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 23 डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, बाकी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे, और अगर किसी से ना हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला इफ़ यू वांट टू एक्यूमुलेट Rs 50,000, अगर आप 50,000 रुपये एक्यूमुलेट करना चाहते हो बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट करने के बाद एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, व्हाट विल be the size of the installment if money is worth 6% converted quarterly। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 23 आराम से देखना, मतलब ध्यान से समझो। बोल रहा है कि अगर मैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 3/12 ना, 3/12 6/12 9/12 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर मैं कुछ पेमेंट दे रहा हूँ और मुझे ना 5 साल के बाद 50,000 चाहिए, अगर मुझे 5 साल के बाद 50,000 रुपये चाहिए, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे रखा है 6%, और 6% कंपाउंड क्वार्टरली तो मतलब इसको r/4 0.06/4,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0015 आ गया, 0.0015। हाँ ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया आपको कहानी समझ में ये आना चाहिए। आपको बोला कि अगर आपको 5 साल में 50,000 रुपये जमा करने हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वार्टरली, और आप एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना पेमेंट करोगे जिससे कि 5 साल के बाद आपको 50,000 हो जाए। तो सबसे पहले ये देखो, अगर यहाँ के लिए हम निकालें तो x इंटू में फ्यूचर वैल्यू, अगर यहाँ पे मैंने जो भी पेमेंट किया है, ठीक है, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, x इंटू में 1 प्लस आई मेरा ये है ना, तो 1 प्लस 0.0015 पे पावर 5 साल। तो 5 साल को अगर इंटरवल में चेंज कर लिया जाए, तो अगर क्वार्टर है तो एक साल में 4 बार हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 5 साल में टोटल 20 बार पेमेंट करेंगे ना। तो मतलब इंटरवल में देखा जाए तो इसको 1 2 3 ... 20 लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो, आई थिंक विजिबल हो। इंटरवल में इसको 20 लिख सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर में लिख दिया 19। x इंटू में 1 प्लस में 0.0015 पे पावर 18। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा सिंपल x, तो फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, x प्लस में x इंटू में 1.0015 पे पावर 1 प्लस x इंटू में 1.0015 पे पावर 2 प्लस ... x इंटू में 1.0015 पे पावर 19। ठीक है, एक जीपी की तरह आपको दिख रहा है, और फ्यूचर वैल्यू आपको चाहिए 50,000। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, मतलब ये दे रखा है फ्यूचर वैल्यू 50,000, और इसको आप क्या लिख सकते हो, x 1.0015 पे पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0015। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक बार क्वेश्चन नंबर आपको 25 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, एक बैंक पे इंटरेस्ट इतना पर एनो कंपाउंड कर, इट इज द परसेंट वन बैंक इच ईयर हाउ मच विल बी इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कर देता हूँ, एट 6 month interval a deposit Rs100 in a saving account which credit interest at 10% per annum compound semi-annually. The first deposit was made when his son was 6 months old and last deposit was made when his son was 8 years old. The money remained in the account and was presented to the son on his 10th birthday. How much did he received? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पहले तो इंटरेस्ट देख लो 10% है, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसको r/2 के हिसाब से अगर 0.1/2 कर दे तो 0.055% आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। ओके, बोल रहा है कि एक बंदा है जो कि पहला डिपॉजिट कर रहा है, मतलब हर एक हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ में डिपॉजिट करता है, और पहला डिपॉजिट करता है तब जब उसका बेटा 6 महीना को हो। 6 महीना के लिए मैं 6/12 यूज कर लूँ, 6/12 वो 100 रुपीज़ जमा करता है, फिर 1 ईयर पे 100 रुपीज़, फिर 18/12 पे 100 रुपीज़, और ये कब तक करता है, जब तक कि उसका बेटा 8 ईयर का ना हो जाए, जब तक कि बेटा उसका 8 साल का ना हो जाए। लेकिन पैसा को ये 10 साल तक, उसका बेटा जब तक का 10 साल का ना हो जाए तब तक के लिए रखता है। बेटा ये ना सन है ना, और 10 साल में जो भी अमाउंट होता है ये अपने बेटे को दे रहा है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं होता क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं कोई एक आदमी है वो जो अपने बेटे के लिए बैंक में पैसा जमा कर रहा है। वो पहला अमाउंट जो डिपॉजिट किया है वो उस टाइम पे किया था जिस टाइम पे उसका बेटा 6 मंथ का था, 6 मंथ का था। ठीक है, और उसके बाद हर एक 6 महीने पे वो 100 रुपीज़ पे कर रहा है, और तब तक कर रहा है जब तक कि उसका बेटा 8 साल का नहीं हो जाता। तो 8 साल का तक जमा कर रहा है जब तक बेटा उसका 8 साल का नहीं हो गया, और उसके बाद 8 साल का जैसे उसका बेटा हो गया, अब वो जमा करना बंद कर दिया है, लेकिन पैसा निकाला नहीं है। वो पैसा कब निकालता है, जब उसका बेटा 10 साल का हो जाता है। तो बताओ 10 साल जब बेटा उसका हो गया तो उस टाइम पे इसका अमाउंट कितना था, मतलब बेटा को जब अमाउंट मिलेगा तो कितना अमाउंट मिलेगा, बेसिकली ये कहना है। बेटा मतलब उसका सन। ठीक है, तो अगर इसको इंटरवल में देखा जाए तो अगर हाफ ईयरली की बात करें
तो टोटल यहाँ से इंटरवल में अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 20 इंटरवल होंगे ना 20 साल में मतलब अगर 10 साल में की बात कर रहा हूँ। अगर एक साल में हाफ ईयरली अगर देखा जाए तो एक साल में 2 इंटरवल, तो 10 साल में कितने इंटरवल हो गए 20 इंटरवल। तो अगर मैं इंटरवल ऊपर लिख दूँ ज़्यादा सही होगा। कितने इंटरवल हो गए 20 इंटरवल। ठीक है, देखो यहां से लेके यहां तक तो उसने पैसा अमाउंट जमा किया था। ठीक है, इसके बाद पैसा जमा करना उसने छोड़ दिया, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहां से लेके इस एरिया में इतना दूर, इस एरिया में भी तो उसका पैसा जो है वो बैंक में ही रखा हुआ है। तो जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से उसका पैसा बढ़ तो रहा ही होगा, पैसा सड़ेगा थोड़ी, पैसा तो बढ़ ही रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसका फ्यूचर वैल्यू देखूं तो क्या आएगा 100 इंटू में 1 प्लस 0.05 पे पावर 19 n-1 तो 20 - 1 19। इसका देखूं तो 100 इंटू में 1 प्लस 0.05 पे पावर 18। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू में 1 प्लस 0.05 पे पावर, यहाँ तक में ये 16 हो गया इंटरवल 1 2 3 4, यहाँ तक में 20। 8 साल में इंटरवल देखा जाए तो 8 साल में मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर, तो 8 साल में 8 दूना 16 हाफ ईयर, तो 16 इंटरवल हो जाएगा। तो 20 में से 16 गया तो पावर 4, देखो 20 में से 1 गया तो 19, 20 में 20 में से 2 गया तो 18, 20 में से फिर 16 गया तो 4। और लेकिन मुझे यहीं तक इस तरीके से निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। इसके बाद इस बेसिकली इस वाले एरिया में तो जो भी अमाउंट यहाँ तक होगा उसके बाद उस अमाउंट का 6% मतलब हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हम पेमेंट अब नहीं कर रहे, तो पेमेंट नहीं कर रहे तो मतलब मेरा अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है। तो जो हमारा फ्यूचर वैल्यू होगा इस बार वो क्या होगा 101 प्लस 0.05 है ना 1.05 पे पावर 4 प्लस में 100 1.05 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 कब तक 100 1.05 पे पावर 19। ये ठीक है, पैसा भले ही ये यहाँ तक जमा कर रहा है लेकिन पैसा उसका बढ़ेगा यहाँ तक। इसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसा ऐड नहीं कर रहा, इसलिए हम एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल लाइफ है। बैंक में आप पैसा पे भी कर रहे हो तो भी आपका इंटरेस्ट तो जो आ ही रहा है, और पैसा ना मतलब एक ही बार जाके पैसा छोड़ दिए 2 साल के लिए तब भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। भले अब अमाउंट आपका नहीं बढ़ रहा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बढ़ रहा हो, ये इंटरेस्ट तो बढ़ेगा। जो पैसा जहाँ मतलब यहाँ तक में 8 साल तक में जो भी पैसा बैंक में जमा होगा उसका इंटरेस्ट तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए टोटल 20 साल का लेके चल रहे हैं, और यहाँ तक आपने पैसा दिया तो यहाँ तक का इस फॉर्म में लेके गए और बाकी का इंटरेस्ट बस बढ़ेगा। तो इसमें से अगर मैं यहाँ पे 100 1.05 पे पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आएगा 1 प्लस में यहाँ पे आएगा 100 1.05 पे पावर 1 प्लस डॉट 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 लास्ट में आएगा 100 1.05 पे पावर 15। ठीक है ना, अगर इनमें से कॉमन ले लिया ये तो फाइनली 100 1.05 पे पावर 4। और अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक जीपी बन रहा है जिसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है 1, ठीक है ना, कॉमन रेशियो काम कर रहा है 1.05, एन का काम कर रहा है इतना टर्म है 15 और प्लस 1 तो 16 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 1, 1.05 माइनस 1 लिखो या 0.05 बस लिखो, बात बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो ये अमाउंट होगा। सो सिंपल। तो आई होप आपको मल्टीपल कैश फ्लो में पहला पार्ट ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो टॉपिक इसमें बचे हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट वैल्यू निकालना, जो आपके हेमंड के बुक के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जितना ठो पार्ट आपके प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू का जितना पार्ट आपके हेमंड बुक में है, जो सिलेबस में है, वो बस एक ही मतलब 1 घंटा का बस क्लास होगा, उसी में ख़त्म है। लेकिन यार जब तक आप उसकी बेसिक मतलब शुरुआत से नहीं पढ़ोगे ना, तो कैसे समझोगे? फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट फिर मुझे ना डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है। अभी हमने क्या किया, पहले सिंपल कैश फ्लो का जो मैंने फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला आपको बताया, तो उसको मैंने रिलेट किया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से। फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला रिलेट किया मैंने सिंपल के फ्यूचर वैल्यू से। मतलब हर एक का लिंक जोड़ते हुए आए। अब यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास निकला मल्टीपल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू निकालने का। सिमिलरली इसी से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूला डिराइव तब करेंगे ना जब आपको बेसिक पता हो। अब बेसिक ही पता नहीं हो तो फिर आपको क्या बोला जाएगा कि अज्यूम कर लो। फिर अज्यूम करने के बाद फिर जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और फिर यहाँ पढ़ रहे हो, तो फिर अंतर क्या बचेगा, डिफरेंस होगा फिर क्या। तो इसलिए इस थोड़ा सा ये जा रहा है दो, मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब MOF आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।